मैंने जितने भी सेक्टर दिए आप ध्यान से ये सेक्टर देख लेना दोस्तों, क्योंकि फुल रिसर्च है, राइट, हर रहेगा। आप चाहे हाउस होल्ड एप्लायंसेस देखो, मैंने देखो यहाँ पे ग्रोथ बताया हुआ है, कितना उम्मीद करेंगे, कौन सी कंपनीज है, राइट। देखो एक्सपांशन का एक मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 2021 में ये इंडस्ट्री कितना इनकम मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक कंजप्शन 5,000 करोड़ का हम डोमेस्टिकली कंज्यूम करते थे। 4,975,00, करीबन 5 लाख करोड़, है ना, बिलियन है दोस्तों। तो 5 लाख करोड़ का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हम कंज्यूम करते थे। प्रोडक्शन भी 5,000 करोड़ का ही था, 6,000 करोड़ का, तो बड़ी कम गैप थी दोस्तों। 2026 में हम 13 लाख करोड़ का कंज्यूम करने वाले, ऑल राइट, पर हम प्रोड्यूस 20 लाख करोड़ करेंगे। इसका मतलब ये गैप, तो ये 7 लाख करोड़ किधर जाने वाला है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट होने वाला है, हम इसमें एक्सपोर्ट करने लगे हैं, राइट। तो ये ना सोचो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नहीं चलेगी, ना कोई पतली दुबली एकदम छोटी सी कंपनी ढूंढो वो चलेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, राइट। हियर जितने भी कंपनीज है दोस्तों, राइट, ओवरऑल अगर एक्स मार्केट बढ़ना है तो इन सबको फायदा होना है, बराबर। हमें मार्केट एक्सपांशन के साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल में बाजार तो बड़ा हो गया पर मेरी कंपनी ने आधी जिंदगी लॉस की है, तो मेरे पास तो कोई कैश फ्लो आया ही नहीं। मेरी कंपनी दोस्तों कंसिस्टेंट प्रॉफिट करनी चाहिए, बढ़िया मार्जिन होनी चाहिए, राइट, कम डेप्ट होनी चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट कर सकूं। ऐसी कंपनी ढूंढो दोस्तों, वेल्थ आपके पास आपके पीछे आएगी दोस्तों, ऑलराइट। या बंकिम भाई आप कुछ कहना चाहते थे? यस। हाँ जी सर। कहिए बंकिम भाई। सर एक थोड़ा एक कंफ्यूजन हाँ बोलो ना। ऐसा है कि हाँ अपने जैसे आईसीआर है, इंटरेस्ट हाँ कवरेज रेशियो, हाँ हाँ उसको फिलहाल और अभी हम लोग इंटरेस्ट प्लस लीज कवरेज रेशियो के हिसाब से भी उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बराबर है, सही बात है आपकी। तो उसकी जो अपने सिंपल अभी जो कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला हम लोगों ने सब अप्लाई की है, वो हाँ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय हाँ इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। तो बराबर है। उसमें अपने लीज का जो टोटल लीज का जो पोर्शन है वो फॉर्मूला में अप्लाई नहीं किया है। तो उसकी फॉर्मूला में सेल्स माइनस, क्योंकि लीज का जो डेटा है वो अपने को लायबिलिटी में मिलता है, वो अपने नहीं को नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बंकिम भाई, ऐसा नहीं है। देखो थोड़ी एक गलत फहमी है। मैं यहाँ पे जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक का ये डेटा ओपन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे सामने क्या है कि टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम 1800, मतलब ये अपनी तिजोरी में आया पैसा, इसमें से निकला कितना, 1361, ये निकल गया। तो जो बचा वो रकम वो है जो मेरे लिए बची है अभी, राइट। मुझे टैक्स भरना है बंकिम भाई, डेप्रिसिएशन कट होगा, पर उससे पहले की बात है कि भाई जो टोटल इनकम हुई उसमें से खर्चा कितना हुआ, तो 13,000 करोड़ का खर्चा हुआ, राइट। अब ये डेटा में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है इसमें, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, आपने बोला ऐसे, सेल्स माइनस कॉस्ट प्लस हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं क्योंकि ये इसमें से निकली हुई है, बराबर है। अब ये जो इंटरेस्ट है ना बंकिम भाई, ये ऐसा नहीं कि लीज खाली बैलेंस शीट में होती है। बैलेंस शीट में जो देखते हो वो लीज लायबिलिटी है, पर वो खर्चा थोड़ी ना है, वो तो बैलेंस शीट का पार्ट है, बैंक में से नहीं निकला। जैसे बैलेंस शीट में बोरोइंग है तो वो बोरोइंग बैंक में से निकला आपका, उसकी इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में नहीं पड़ती है, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट में हमें देखना है आईसीआर कैसे निकाल। अब ये जो 15 करोड़ है ये क्या है बंकिम भाई? इंटरेस्ट पेड, जो बोरिंग का जो इंटरेस्ट है वो है। नहीं वो नहीं है बंकिम भाई, इंटरेस्ट पेड प्लस लीज पेड, ये दोनों है। अच्छा ओके ओके, मतलब यहाँ पे आ ही गया। हाँ, ये जो आपके जो डेटा है इसमें आ गया, बराबर कि नहीं। देखो मैं आपको कुछ पुराने डेटा जैसे बताता हूं, अभी जैसे ये 15 करोड़ ना 4 करोड़ ये सब जो देख रहे हो, ये पूरे इनके लीज लायबिलिटी दोनों यहाँ पे आ गया। मैं एक जस्ट लेट मी चेक हियर, मैं टीसीएस देखता हूँ, उसको कंफर्म करना है, ये टाटा कंसल्टेंसी किया। अब ये 700 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या ये सही? वो तो जीरो डेप्ट है। जीरो डेप्ट है तो ये क्या पे कर रहे हैं, ये लीज है। ओके, मतलब इनकम स्टेटमेंट में जो आप इंटरेस्ट देखते हो बंकिम भाई, जब हम लोग बरसों पहले रिसर्च करते थे तब यहाँ पे 0 आता था, तो हम लोग खुश हो जाते थे, वाओ टीसीएस डेप्ट फ्री कंपनी है। पर टीसीएस होशियार है,
वो क्या करते हैं, वो इतने सारे बिल्डिंग लीज पे लेंगे, भाड़ा तो भरना है ना। वो लोग बिल्डिंग खरीदते नहीं है, वो खरीदे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे मतलब करना पड़ेगा तो बैलेंस शीट बिगाड़ेगा। मतलब यहाँ पे खाली टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, खाली इंटरेस्ट लिखा है, उसकी जगह पे इंटरेस्ट प्लस लीज। हाँ, राइट। ये जो इंटरेस्ट लिखा है, क्यों इंटरेस्ट लिखा है, क्योंकि वर्षों से इंटरेस्ट ही है यहाँ लिखा हुआ। पर जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे जो आए, उसमें इन्होंने ऐड किया कि भी इंटरेस्ट में फॉर क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टर, हमको पता लगना चाहिए कि भी लीज भी पे करती है कंपनी। तो सर ये जो लीज भी पेड करती है, तो ये जो सिर्फ इंटरेस्ट लिख के -595 लिखा है या 695 लिखा है, हाँ, तो उसमें लॉन्ग टर्म लीज लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लीज लायबिलिटी दोनों आ जाती है कि सिर्फ शॉर्ट नहीं, टर्म जो उन्होंने पे किया वो इस साल का जो इन्होंने रेंटल पे किया वही आएगा ना। हाँ, लेकिन जैसे 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 देखो अपने सुनो, बैलेंस शीट में दोनों आता है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके सर पे 1,000 करोड़ की लोन है बोरोइंग, राइट, फॉर एग्जाम्पल। अब ये कंपनी अगर इसका इंटरेस्ट और कैपिटल पे करेगी, वो इधर रिफ्लेक्ट होगा, जितना पे किया वो इधर आए, फिर चाहे वो इंटरेस्ट भी और कैपिटल भी है। उसी प्रकार से लीज में जो पे किया वो फिगर आप इधर देख रहे हो, इन्होंने 695 करोड़ पे किया, राइट। तो जो एक्चुअल इफेक्ट आती है आपके इनकम स्टेटमेंट पे वो इधर दिखती है, बराबर ना। मतलब दोनों लीज आ गई ना, हाँ, दोनों इंटरेस्ट प्लस दोनों लीज, लॉन्ग टर्म दोनों शॉर्ट दोनों, टर्म लीज। यस यस, दोनों आगे, ओके ओके। राइट, या ओके। सो दोस्तों देखो, यहां से हम लोग, ये जैसा आपने रिसर्च किया है ना, मैं देखो आपको एकदम फैक्ट बताता हूं। हम लोग को पहले नहीं आता था ऐसा एक्सेल शीट में ये सुंदर सब बनाने का। मैं खुद यहाँ बीएससी इंडिया से ऐसा यहाँ से देख देख के करता था कि अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। देखो इधर से भी आपको पता तो चलता है कि नहीं कि ग्रो है कि नहीं, इधर से अंदाजा आता है, पर वो क्लियर ग्रोथ पता नहीं चलता है। एक्सेल शीट बनाते हो तो आपको क्लियर ग्रोथ पता चलता है कि ओके 13% कगार से मेरी कंपनी बढ़ रही है, राइट। सो आप लोग जिनको एक्सेल शीट में दिक्कत आती है काम करने की, आप लोग ढूंढ के बीएससी वेबसाइट पे आप चेक तो करो और इसको नोटबुक में नोट करते जाओ दोस्तों, राइट। क्योंकि ये जो डेटा आपके सामने है, इसने हम लोगों को सफल बनाया है। आज हम और बढ़िया है, क्यों हम बढ़िया इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये रिपोर्ट पूरा बनाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि अगर मैं नहीं बना पाऊं मतलब मैं फेलियर। अगर ऐसा होता तो हम भी फेलियर है बड़े, हमको भी नहीं आता था ये सब कुछ। ये प्रोसेस में सीखे, राइट। जैसे जैसे हमको पता चला नहीं ये मिसिंग है, ये करना पड़ेगा, वैसे वैसे हम सीखते गए, बराबर। तो जितना दोस्तों आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे, इतना डेटा बनाओ, वो आपको क्लैरिटी देगा। जब हम खाली बीएससी इंडिया पे देखते थे या कोई और वेबसाइट, जैसे आप लोग कुछ वेबसाइट दूसरी भी देखते होंगे, खाली डेटा देखने से हर चीज क्लियर नहीं होती। जब आप खुद उसको बनाते हो वो ज्यादा क्लियर होता है दोस्तों। ऑलराइट, सो आई एम मूविंग फर्दर। अभी हमने दोस्तों डिफेंस देखा, अभी आप लोग बताओ चलो कौन सा इंडस्ट्री देखना है जिसपे आप लोगों ने काम किया हो, राइट। या जैसे सचिन भाई ने काम किया हुआ है, निर्देश, माया मैडम, हर्षल जी, जो सेक्टर में आपको लगता है जस्ट यू वांट टू डिस्कस, आपने कुछ और डेटा अगर फीड किए हैं तो हम लोग आपके उन सेक्टर पे बातचीत करेंगे, राइट। कुछ आपकी क्वेरी क्लियर करेंगे और इसके साथ आप ही के सेक्टर की कुछ कंपनीज के मैंने आपको पूरे पूरे डेटा नीचे दिए हुए, राइट। तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, राइट। यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स इफ यू वांट सम पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऑलराइट। और आई कैन गो लाइन टू लाइन, बराबर, जो मैंने आप शेयर किए हुए डेटा आप लोगों के साथ। जस्ट अ मिनट, माया मैडम ने लिखा है होल्डिंग कंपनी। देखो ये प्रश्न माया मैडम ने पूछा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर नहीं पूछा होता तो ये प्रश्न हो सकता है आप लोगों के दिमाग में 3 महीने बाद आता, 4 महीने बाद आता, पर ये आना चाहिए था, राइट। सो ग्रेट, चलो हम लोग होल्डिंग कंपनी को एनालाइज करेंगे। और हर्षल ने भी हैंड रेस किया हुआ था, तो हर्षल मेरे ख्याल से आप जो सेक्टर पे बात करना चाहो यू कैन नोट इन योर चैट बॉक्स, राइट। हम वो सेक्टर पे होल्डिंग कंपनी के बाद आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन होल्डिंग कंपनी, देखने दो शायद आपने काम किया है क्या होल्डिंग कंपनी में। ओके, यहाँ पे ओके, दिस इज होल्डिंग कंपनी, राइट। ये आपने ग्रोथ का डेटा निकाला, फिर ये आपने क्वालिटी का डेटा निकाला। चलो ओके, यस मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक बैड न्यूज दूंगा, बैड न्यूज, पूरी खबर, राइट। पूरी खबर वो है कि होल्डिंग कंपनीज का एनालिसिस नहीं हो सकता,
राइट। अब आपने इतनी सारी मेहनत कर दी तो आपको लगेगा अरे मैंने तो ये सब डेटा डाल दिया, और अभी पीयूष भाई आप कह रहे हो कि होल्डिंग कंपनी का एनालिसिस नहीं हो सकता है। या डेटा आपने डाला, बहुत अच्छा किया, राइट। ये हमको सिखाएगा, बहुत सी चीज इसमें से सीखने को मिलेगी। पर हम होल्डिंग कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका बहुत बड़ा कारण है, राइट। और वो क्या है? तो सबसे पहले मुझे कौन समझाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज? वो कारण से ही पता चलेगा कि वी कैन नॉट डू द नॉर्मल एनालिसिस the way which we are doing with other sectors. Yeah, who will be able to tell me what is holding companies? Anybody? Yes, please. ये होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग कंपनीज का मतलब क्या? नाम तो कुछ लिखे हुए आप लोगों के सामने, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज? सर, होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनके पास। तो अगर दूसरे जो कंपनीज हैं उनके अंडर, तो उनका परफॉर्मेंस हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज लिस्ट ऑफ कंपनी होगी शायद 3 या 4। तो अभी Right. कंपनी का कैसे प्रॉफिट लॉस और कैसे है बैलेंस शीट, वो स्टडी करना पड़ेगा। तो Right. अगर 2 कंपनीज प्रॉफिट में है बट 2 परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसका इफेक्ट होल्डिंग कंपनी पे आएगा। तो हम बिल्कुल। एक्चुअली होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट Right. देख के कुछ Right. फायदा नहीं होगा बहुत। बराबर है मैडम। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा रेशमा मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त। तो मेरे को बहुत खुशी हुई रेशमा मैडम के इस नॉलेज की वजह से, राइट। और मैडम थैंक अभी यू जब सर। जब पुनः मेरा आना होगा तो एक मेरा गिफ्ट पेंडिंग है आपको। थैंक यू सर। बराबर, बहुत अच्छा। आपने जो अंडरस्टैंडिंग बताई है बहुत अच्छी है। देखो, होल्डिंग कंपनीज खुद धंधा नहीं करती है, राइट। उनका खुद का वजूद नहीं है। वो इन्वेस्टर होते हैं हमारी तरह। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं? हम थोड़ी ना धंधा चलाने जाते हैं, राइट। हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, हम तो रिलायंस की फैक्ट्री में कभी गए नहीं। सो होल्डिंग कंपनीज क्या होती है? ये अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाती है, और जितना उनका स्टेक होता है दोस्तों, राइट, उन्होंने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया, जितना उनका स्टेक होगा उतना प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट। बराबर। तो यह जो प्रॉफिट आएगा ये आपको दिखेगा सेल्स में। जैसे यहां पे आपने, जैसे माया मैडम ने डेटा बनाया, तो मैडम ने क्या लिखा है? 1046 करोड़ का सेल्स। तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये गलत डेटा नहीं है, उन्होंने सही लिखा है। पर बजाज फिनसर्व का खुद का तो कोई सेल धंधा ही नहीं है, राइट। तो बजाज फिनसर्व जब खुद कोई बिजनेस करता नहीं है तो उसका सेल्स कुछ भी नहीं दिखेगा। बजाज फिनसर्व के क्या धंधे हैं? बजाज फिनसर्व का एक बिजनेस है बजाज फाइनेंस, एक फाइनेंस उनकी विंग है, और बजाज फाइनेंस नाम की कंपनी बजाज फिनसर्व की है। तो बजाज फाइनेंस जो प्रॉफिट करेगी वो जितना इनका होल्डिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये मैं बता रहा हूं आप, मान लीजिए 25% हिस्सा बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व का है। तो बजाज फाइनेंस अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, बजाज फिनसर्व को कितना मिलेगा दोस्तों? 25% 1000 करोड़ का कितना होता है? 250 करोड़। तो ये 250 करोड़ बजाज फिनसर्व के पास जाएगा, और ये आपको रिफ्लेक्ट होगा सेल्स में। तो आपको लगेगा अरे ये 1000 करोड़ कैसे? पर ये उनकी सब्सिडरीज का जो प्रॉफिट है वो आपको सेल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं ढूंढ सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो बड़े वोलेटाइल होते हैं। अभी 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया है, अगले साल ये 2000 करोड़ हो जाएगा। ऐसे नहीं बढ़ते, राइट। इसीलिए जब आप प्रॉफिट का ग्रोथ ढूंढते हो तो हाई वॉलेटिलिटी होती है, और आपका जो डेटा है वो बराबर नहीं होता है, राइट। देखो बजाज होल्डिंग, यू कैन सी बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग का सेल्स कितना दिख रहा है आप लोगों को? 1800 करोड़। हाउ इट इज पॉसिबल? ये बजाज होल्डिंग है। लेट मी शो यू। किधर लिखू? इधर ही लिखता हूं मैं। दिस इज बजाज होल्डिंग। दोस्तों बजाज होल्डिंग की एक सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व के नाम की। क्या नाम है? बजाज फिनसर्व। और दूसरी है बजाज ऑटो। अब सोचो, बजाज ऑटो इंडिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर का बिजनेस है, राइट। 2 व्हीलर में ये चौथे नंबर पे है, बढ़िया काम करते हैं ये लोग। तो बजाज ऑटो जितना प्रॉफिट करेगा उसमें बजाज होल्डिंग का जितना स्टेक होगा वो बजाज होल्डिंग को मिलेगा। तो बजाज होल्डिंग होल्डिंग कंपनी हुई बजाज फिनसर्व की और बजाज ऑटो की। प्लीज ध्यान से देखना इसको, चित्र को पूरा। बजाज फिनसर्व भी होल्डिंग कंपनी है। किसकी? बजाज फाइनेंस की,
बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस की और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस की। तो इस नाते मैं क्या ये दोस्तों कह सकता हूं कि बजाज होल्डिंग अगर मैंने लिया तो बजाज के सारे धंधे मेरी जेब में। सही बात है कि नहीं? बजाज होल्डिंग लिया तो बजाज फाइनेंस भी आ गया, ना बजाज लाइफ भी आ गया, ना जनरल, ना बजाज ऑटो भी आ गया। पर अगर मैंने बजाज फिनसर्व लिया तो मुझे बजाज ऑटो का कोई फायदा नहीं होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब जब टू व्हीलर अच्छा नहीं कर रहे थे तो बजाज होल्डिंग अफेक्टेड थी, राइट? अभी अगर तेजी आती है, इकोनॉमी सुधरती है, मान लो बजाज फिनांस बहुत बढ़िया करता है, लाइफ जनरल बढ़िया चलता है, तो बजाज फिनसर्व को फायदा होगा, गाड़ियां बिकती है बजाज ऑटो को फायदा होगा। ओवरऑल सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा दोस्तों? बजाज होल्डिंग को होगा कि नहीं? राइट? सो दिस ऑल आर होल्डिंग कंपनीज। आपको 18 करोड़ सा धंधा दिख रहा है, दिस आर द प्रॉफिट्स विच दे गॉट फ्रॉम देयर होल्डिंग कंपनीज। ऑलराइट? तो इसीलिए अब माया मैडम मुझे बताओ आप, अगर हम लोग वो डेटा को सेल्स में डालेंगे तो हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं? बराबर कि नहीं? इसीलिए आप होल्डिंग कंपनीज का रिसर्च नहीं कर सकते हो। होल्डिंग कंपनीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हिसाब से लेनी चाहिए। पहली चीज, होल्डिंग कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरह इन्वेस्टर हुए, राइट? आप भी तो अलग अलग कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ये लोग भी लगा रहे हैं, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है, लगा दो पैसा बजाज फाइनेंस में डायरेक्टली। बजाज ऑटो में लगाना है, लगाओ डायरेक्ट बजाज ऑटो में, राइट? जहां पे आपको लगता है ग्रोथ मिले वहां पैसा लगाओ आप। पर जब आप होल्डिंग में लगाते हो तो नीचे की सारी कंपनी परफॉर्म करेगी, तब आपको पैसा मिलना है, राइट? सो आईडीएफसी इज होल्डिंग। आईडीएफसी बैंक जो है ना और आईडीएफसी फाइनेंस, वो दोनों आईडीएफसी का पार्ट है। कामा होल्डिंग, एडलवेस, राइट, चॉइस, पिलानी इन्वेस्टमेंट, राइट, जैसे बीएफ इन्वेस्टमेंट, ये सब दोस्तों अलग अलग कंपनियों की होल्डिंग कंपनीज है। ऑलराइट? सो नो नीड टू डू रिसर्च ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखो कितना गलत डेटा बता रहा है ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतने सालों में, 13 सालों में 83% से मेरे प्रॉफिट गिरे। ऐसा नहीं हो सकता है, पर आपने डेटा बिल्कुल सही बनाया है, राइट? जैसे 13 सालों में बजाज होल्डिंग ने भी अपना शेयर कम किया होगा कंपनियों में से, राइट? तो इनकी वजह से यहां पे डीग्रोथ दिख रहा है, पर यह सही चित्र नहीं, राइट? तो क्लियर हुई माया मैडम होल्डिंग का बात है आपको? यस सर। बराबर? तो आपने मेहनत की, बहुत अच्छी बात है, बराबर ना? पर इसको, ये आपको रिसर्च में काम नहीं लगेगी, वो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंडिविजुअल कंपनी की तरह। ओके, तो मैं अभी होल्डिंग कंपनी से यहां से बाहर निकल जाता हूं। और आप सब लोग दोस्तों अब ध्यान रखना कि होल्डिंग कंपनीज को देखने का जरूर नहीं है, बराबर? और देखना है तो आपको स्ट्रॉन्ग कंपनीज के हिसाब से देखना है कि उनके पास अगर अच्छी कंपनीज हो तो कैन इन्वेस्ट देयर। हम रिलायंस को भी वन टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं, राइट? पर अभी भी उनको कुछ एक सेक्टर से बहुत बड़ा धंधा आता है, इसीलिए वो प्रॉपर होल्डिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस आएगा दोस्तों, कोई भी जगह से 50% से ज्यादा धंधा नहीं होगा, यस आपकी कंपनी का नाम होल्डिंग में आएगा। ऑलराइट?